आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आपका ऐसा टॉपिक है, अगर ग्रामर का अपने कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, बस आपको इतना पता है टेंस क्या चीज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और एक बार पूरा चैप्टर पढ़ने में 1 दिन लगेगा और उसके बाद सिर्फ रिविजन करना हो तो 4 मिनट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको टीयर 1 में आना ही होता है, ये पक्का होता है। टीयर 1 में एक क्वेश्चन आपका आना होता है। तो टीयर 1 में एक क्वेश्चन आता है और टीयर 2 में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ जाता है। टीयर 2 में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो कुल मिला जुला के 4 मार्क्स के आसपास बहुत आसानी से आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कवर कर लेता है ये टॉपिक, और बहुत आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। देखो, कंडीशनल सेंटेंस है क्या कि 2 एक्शन हो रहा है। क्या 2 एक्शन हो रहा है? एक्शन 1 और एक्शन 2। क्या? एक्शन 1 और एक्शन 2। तो 2 एक्शन हो रहा है और ये दोनों एक्शन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एक एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन होगा, एक एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन होगा। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक कंडीशन लगी हुई है। तो अगर किसी सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। तो एक एक्शन दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? दूसरे से कनेक्टेड है। मैं इसको प्लस का साइन देता हूं, ये कनेक्टेड है। तो जब एक एक्शन को दूसरे एक्शन से जोड़ोगे तो एक जो है वर्ड लेते हो, कोई सा भी यहां कनेक्टिंग वर्ड लेते हो, और एक से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम वर्ड्स लिख के दे रहे हैं। तो इसको ये बोल दे रहे हैं कि कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स क्योंकि कंडीशन लगा रहा है, कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड, तो ये जो है ये वर्ड है, ये कंडीशनल वर्ड है। अब इसमें बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि एक्शन 1 एक्शन 2 को इस कंडीशनल वर्ड के साथ हम जोड़ते हैं। एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट होता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको सेंटेंस में पहचानना होता है कौन सा एक्शन कौन से एक्शन पे डिपेंडेंट है। तो जिस पार्ट में आपका ये कंडीशनल वर्ड जुड़ा होगा, जिस पार्ट में आपका ये कंडीशनल वर्ड जुड़ा होगा, वो जो होता है वो कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। उसी वाले पार्ट से कंडीशन लगाई जाती है और दूसरा वाला पार्ट उस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सेंटेंस का जो आप स्ट्रक्चर आता है वो कई बार इस तरीके का रहता है कि एक एक्शन, ये दूसरा एक्शन मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बीच में लगा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंडीशन ऐसा है कि ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्शन होगा तभी वाला एक्शन होगा। तो इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये होगा तब ये होगा। तो ये डिपेंडेंट है इस पे, ये डिपेंडेंट है इस पे, ये नहीं डिपेंडेंट है इस पे। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है और ये है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको नाउन का चैप्टर आपने देखा होगा या ग्रामर की समरी देखा होगा, तो मैंने क्लॉज बताया था। तो क्लॉज के डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट 2 एक्शंस को जोड़ते हैं। तो किसी एक पार्ट पे जहां पे एक्शन दिखाई दे रहा है तो उसको क्लॉज की जगह आप एक्शन समझ लो। तो सेंटेंस के 2 पार्ट समझ लो नॉर्मल भाषा में। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स है, ये जो कंडीशनल वर्ड है, कई बार यहां पे आता है और कई बार इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है, कई बार इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आ जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में और दूसरा इसके साथ जोड़ के आ जाता है। क्या आता है? दूसरा इसके साथ जोड़ के आ जाता है। तो जिसके साथ ये पूरा का पूरा पार्ट आता है, जो प्लस वाला, जो वो कंडीशनल वर्ड है जिसके साथ आता है, इसको बोलते हैं इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज, या इसको आप कंडीशनल पार्ट बोल सकते हो, या इसको इंडिपेंडेंट पार्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंडिपेंडेंट पार्ट बोल सकते हो, या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट पार्ट या फिर क्लॉज बोल सकते हो, या इंडिपेंडेंट एक्शन बोल सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो ये सारा नाम आप दे सकते हो। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत बेसिक सी चीज है। एक बार इस चीज को और इस पूरे चैप्टर को एग्जाम में सही करने के लिए सिर्फ 2 बातों का याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जो ये 2 एक्शन को जो है जोड़ते हैं कंडीशन लगा के। तो कंडीशन वाले एक बार आपको सारे वर्ड्स पता चल जाए, और फिर क्या होता है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड करता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक एक्शन के टेंस के हिसाब से, दूसरे एक्शन का टेंस बदलता है।
तो बस यही दो चीजें याद रखनी है आपको और यही दो चीजें आपको एग्जाम में फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जो है इसको कि ये कैसे होता है, सेंटेंस कैसे आते हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ है यू विल सक्सीड, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया अब वो क्वेश्चन में बताता हूं मैं। यू विल सक्सीड लिखा हुआ है, यू विल सक्सीड, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम क्या होगे, तुम सक्सेस हो जाओगे। यहां तक ध्यान से देखिएगा, तो सक्सेस होना आपका एक एक्शन है, एक्शन 1 है। और लिखा हुआ है यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, तो प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो काम करना तुम्हारा दूसरा एक्शन है, काम करना तुम्हारा दूसरा एक्शन है। यहां पे लगा हुआ प्रोवाइडेड, क्या लगा हुआ है यहां पे लगा हुआ है प्रोवाइडेड। तो आप देख रहे हो ये जो प्रोवाइडेड है ये आपका क्या है, ये आपका कंडीशनल वर्ड है। ये क्या है, कंडीशनल वर्ड है। तो आपको सबसे पहले जो एग्जाम में ढूंढना होता है क्या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कई कंडीशन लग रहा है, पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। दूसरा है सी विल कम टू मीट यू, वो तुमसे मिलने आएगी, एक्शन क्या है उसका मिलना। दूसरा एज सुन एज, ये आपका दूसरा जो है जो जुड़ रहा है, यू रीच दिल्ली, जब तुम दिल्ली जाओगे, तो जैसे ही या फिर जब तुम दिल्ली पहुंचोगे, जैसे ही का सेंस आएगा यहाँ पे, जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे वैसे ही वो तुमसे मिलने आ जाएगी। तो कंडीशन लगाना है, तो एज सुन एज ये क्या है, ये आपका कंडीशनल वर्ड है। आपको बस ये ध्यान देना है कि ये कंडीशनल वर्ड कहां पे लगा हुआ है, दोनों का मिड में लगा हुआ है, दोनों का मिड में लगा हुआ है। अब हम यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड, डी बना दूं मैं, डबल सी डबल ई डी है, यू विल सक्सीड। तो इफ के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे जो इफ है ये स्टार्ट में आ रहा है और ये आपका कंडीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये सबसे पहले आपको सेंटेंस में ढूंढना होगा, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशनल वर्ड की तरह काम करते हैं। तो चलो आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे देख लेते हैं। हिंदी में अगर, ऐसा हो, इस तरीके के शब्दों से आप परिचित हो, समझ जाते हो, लेकिन इंग्लिश में भी देख लो। इंग्लिश में आपके पास है, देखो इफ अगर आपको देखने को मिले किसी सेंटेंस में, क्या है, इफ देखने को मिले, एज सुन एज देखने को मिले, अनलेस देखने को मिले, व्हेन देखने को मिले, प्रोवाइडेड देखने को मिले, नो सूनर देखने को मिले, अनटिल देखने को मिले, इन केस देखने को मिले। दो चीजें यहां पे है, एक ये ध्यान रखिएगा कि अनलेस और अनटिल ये दोनों निगेटिव वर्ड्स है, तो अपने साथ नॉट नहीं लेते, इस पे बेस हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके साथ नॉट नहीं लिया जाता है। जिस पार्ट में अनटिल और अनलेस होता है उसके साथ नॉट नहीं लिया जाता है, ये चीज याद रख लीजिएगा। ये कॉमन यूज जो है कीवर्ड्स है, कंडीशनल वर्ड्स है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलो बात करते हैं, मैंने बोला था कि दो ही चीजों का ध्यान रखना, एक तो आपका कंडीशनल वर्ड, जो कि ये सारे के सारे हैं। दूसरा जो दो पार्ट हैं उसमें आपको ये देखना होगा, एक होता है कंडीशनल क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। दो सेंटेंस के दो पार्ट ब्रेक करते हैं हम। जैसे वापस यहां पे आते हैं तो यहां पे हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक करते हैं कंडीशनल क्लॉज, और जिसमें कंडीशनल वाला वर्ड होता है उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं और दूसरे को मेन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज, मेन पार्ट, ये आप इस तरीके से जान सकते हो। तो कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज होता है। तो चलो फटाफट आगे चल के देख लेते हैं कि हम कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज भी बोल देते हैं। इफ आपका एक कंडीशनल वर्ड है तो हम इसको इन जनरल इफ क्लॉज भी बोल देते हैं, और इसके अलावा जो है वो मेन क्लॉज आता है। तो इफ क्लॉज जो होता है उसका टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, या ये तीन कॉमन आपके एग्जाम में आते हैं और ये तीन बनाए जाते हैं, और या फिर चौथे हर जगह एक्सेप्शनल केस होता है तो हमने अदर टाइप रख दिया है। तो डिपेंड करेगा कि जो आपका, क्योंकि जो मेन क्लॉज है ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है इफ वाले क्लॉज पे, क्योंकि कंडीशन ये वाला पार्ट लगा रहा है, तो इसका टेंस जैसा होगा उसी हिसाब से आप इसका टेंस रखोगे, इसका टेंस जैसा होगा उसी हिसाब से आप इसका टेंस रखोगे। तो हम बात करेंगे एक एक करके कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तब मेन क्लॉज किस में होगा, इफ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में हो तो मेन क्लॉज किस में होगा, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो मेन क्लॉज किस में होगा, इफ क्लॉज अगर इन तीनों के अलावा अदर टाइप में हो तो आप मेन क्लॉज किस में रखोगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो कंडीशनल क्लॉज है या इफ क्लॉज है अगर प्रेजेंट टेंस में हो तब आप इसको कैसे करोगे और मेन क्लॉज किस में रखोगे। तो इफ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस होने का मतलब है कि
इस बात को समझिएगा, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रखा कब जाता है? सपोज कीजिए दो एक्शन हो रहा है, एक्शन 1, एक्शन 2 और एक कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है, चाहे यहां पे लगा हुआ है और चाहे कंडीशनल वर्ड एक्शन 1 के साथ लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है, एक्शन 1 एक्शन 2 हो रहा है। समझिए, दोनों अगर एक्शन फ्यूचर में हो, दोनों एक्शन अगर फ्यूचर में हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो एक्शन होना है, दोनों एक्शन फ्यूचर में हो, लेकिन एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट हो कंडीशनल वर्ड के थ्रू, कि पहला एक्शन होगा तभी दूसरा होगा, लेकिन दोनों फ्यूचर में हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आपका कंडीशनल वाला क्लॉज होता है, वो जो है उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या लगाते हैं? उसके लिए जनरल फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानोगे आप? V1 होगा, VS या VES होगा, वर्ब का S या ES वाला फॉर्म होगा, इससे आप पहचान पाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल फ्यूचर कैसे पहचानोगे? सिंपल फ्यूचर आप पहचानोगे विल में है या फिर शैल में है। क्या है? विल में है या फिर शैल में है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान बस ये देखना होता है कि एक पार्ट में V1 VS या ES है तो दूसरे वाले पार्ट में विल या फिर शैल लेके आना है। ये हम बात कर रहे हैं दो एक्शन दोनों फ्यूचर में हो तो, दो एक्शन दोनों फ्यूचर में हो तो। दो एक्शन ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन लगाने के साथ प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्योरली प्रेजेंट में ही हो सकता है। तो अभी हम प्रेजेंट के एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों एक्शन फ्यूचर में होना होता है तो एक को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, उसका वर्ब चेक करना होता है V1 VS या VS में हो, वो कौन सा वाला पार्ट जिसमें कंडीशनल वर्ड हो। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये हटा दीजिए थोड़ा सा, इफ आई विल कम टू दिल्ली, तो ये क्या है? कंडीशनल पार्ट है। आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, ये है आपका मेन क्लॉज। क्या है? ये आपका मेन क्लॉज है। ये है आपका मेन क्लॉज, ये आपका क्या है? कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज जिसको हम बोल रहे हैं। इफ लगा हुआ समझ में आ जाएगा। यह है इफ क्लॉज, यह है मेन क्लॉज, दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मेन क्लॉज विल में है, सिंपल फ्यूचर में है। यहां पे इफ क्लॉज किस में है? विल में है, जो कि सही है नहीं ना, एग्जाम में यही चीज आता है। एग्जाम में दोनों विल लगा के दिया जाता है, जो कि गलत बात है। क्या है? विल लगा के दिया जाता है, जो कि गलत बात है। यहां पे आपको या लेना होगा V1 लेना होगा, VS या VES लेना होगा। क्या लेना होगा? इनमें से कोई लेना होगा, इनमें से लेना होगा या इनमें से, डिपेंड करता है कि इसका सब्जेक्ट कहता है। आई के साथ क्या लोगे? V1 लेते हो तो कम लेते हो, तो यहां से सिंपली विल हटा दोगे तो काम चल जाएगा। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यही चीज पूछा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अभी मैं सारी चीजों को समराइज कर दूंगा। और जैसा कि हमने बात किया कि यहां पे दोनों एक्शन हमारा क्या हो रहा है? एक के बाद एक हो रहा है, दोनों नियर फ्यूचर में हो रहा है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वापस मैं यहां पे आपको ले याद देता हूं, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। मैं आऊंगा दिल्ली तो तुमसे मिलूंगा, फ्यूचर की बात है। जब मैं दिल्ली आऊंगा, कंडीशन ये है मैं दिल्ली आऊंगा तभी तो दूसरा घटना घटेगा, दिल्ली नहीं आऊंगा तो मतलब तुमसे मिलूंगा नहीं। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे। अब ये सेंटेंसेस है आपके सामने, आप लोग इसमें सबसे पहले दो काम कीजिए। जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस आए बस दो ही काम करना होता है। आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए क्या? कंडीशनल पार्ट, इफ क्लॉज फाइंड आउट कीजिए। इफ क्लॉज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको कंडीशनल वर्ड ढूंढना होगा, कंडीशनल वर्ड्स ढूंढना होगा। और कंडीशनल वर्ड्स एक बार आपके सामने से गुजर गया है। और ध्यान क्या देना है इसके करेक्शन के लिए? इफ क्लॉज में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, सबसे पहले ये ढूंढो और उसके बाद ये ढूंढो कि क्या उस वाले पार्ट में विल या शैल का इस्तेमाल किया गया है। अगर विल या शैल का इस्तेमाल किया गया है तो गलत बात है। इफ वाले क्लॉज में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका V1 VS या VES। इसके अलावा जो मेन क्लॉज रहता है, मेन क्लॉज में क्या आता है? मेन क्लॉज में आपका जो है विल और शैल होगा। तो फटाफट आप लोग करिए अपने दिमाग में। मैं यहां पे अब सेंटेंस में करता हूं, ठीक है? सब लोगों के साथ सेंटेंस में करता हूं, ध्यान से देखिएगा।
सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज, ये है कंडीशनल वाला पार्ट। इफ द गवर्नमेंट, इफ यहीं पे मिल गया, इफ यहीं पे मिल गया, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, ये है प्रोवाइडेड, ध्यान से देखिएगा, ये है प्रोवाइडेड, अनलेस ही विल, अनलेस यहीं पे मिला हुआ है, अनलेस और अंटिल के साथ नॉट नहीं लेना उस वाले पार्ट में, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन, ये सारे के सारे क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये स्टार्ट में आए, अगर ये स्टार्ट में आए, ध्यान से रखिएगा कि अगर ये स्टार्ट में आए तो ये कंडीशनल पार्ट होता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंडीशनल पार्ट होता है। अगर बीच में आए इस तरीके से, और इसके स्टार्ट में कुछ इस तरीके से हो, बीच में आए, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि ये पूरा का पार्ट कंडीशनल पार्ट है, ये दोनों पार्ट कंडीशनल पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये कंडीशनल पार्ट है, इसमें आगे वाला कंडीशनल पार्ट है, और इसमें ये वाला बाद वाला कंडीशनल पार्ट है, इसमें स्टार्टिंग है और इसमें बाद में है, ठीक है। तो आपको बस सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये मेन क्लॉज हो गया, आप पहले मेन क्लॉज और इफ क्लॉज निकालना सीख लीजिए, ये मेन क्लॉज, ये इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। ये इफ क्लॉज, इफ साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इफ क्लॉज दिख गया, और इधर पे क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। ये अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाएगा। ये क्या है, ये मेन हो गया, ये क्या हो गया, ये इफ क्लॉज हो गया, ये मेन हो गया, ये इफ क्लॉज हो गया, और ये मेन हो गया, ये इफ क्लॉज हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है छोटी सी बात कि इफ वाले क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में विल सेल नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे विल है, हटा दो। यू रीच, यू के साथ रीच लगा हुआ है, V1 फॉर्म बिल्कुल सही है। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम, इफ वाले क्लॉज में विल हटा दो, द गवर्नमेंट है, आपको बिकम्स लेना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए, करप्शन विल श्योरली फिनिश। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, ही विल, ही के साथ विल लगा हुआ है, विल हटा दो, मेंट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, मेंट्स हिज वेज। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही विल नॉट रिकवर। अब यहां पे अनलेस के साथ है, पहले तो नॉट हटा दो, फिर विल भी हटा दो। ही टेक्स केयर, ही के साथ क्या होगा, टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, he will not recover. There will be rush at the platform when the train will arrive. When the train arrives, क्या होगा, when the train arrives, when the train arrives। तो कितना आसान था इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम यह आती है कि क्वेश्चन तो देखो इसी से आता है, क्वेश्चन इसी से आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रही है, वो दोनों फ्यूचर में ना हो के प्रेजेंट में चल रही हो, और प्रेजेंट में कई सारे कंडीशंस लिखे हो, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। अगर दो सेंटेंस ऐसे हैं कि दोनों प्रेजेंट में हो रहे हैं, दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है और प्योरली प्रेजेंट में है, तो दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से 4-5 केसेस है, एक बार आप सुन लो, क्वेश्चन वहीं से आएगा। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, ओनली यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस की इफ वाले क्लॉज और मेन क्लॉज में दोनों में प्रेजेंट टेंस कब इस्तेमाल करेंगे। इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड, इसका यह मतलब है अगर बारिश होती है तो यह भी प्रेजेंट में है, बारिश होती है, फ्यूचर में नहीं हम बात कर रहे हैं अभी की, अगर बारिश होती है तो स्कूल क्लोज रहेगा, तो अभी की संभावना है, इसी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों अगर घटनाएं प्रेजेंट में हैं, तब आप दोनों का जो है फॉर्मेशन जो है V1 VS या ES से कर सकते हैं, V1 VS या VES से कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, और इस पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। कुल मिला जुला के जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, वो याद रखना है कि इफ वाले क्लॉज में विल और सेल का इस्तेमाल नहीं करना है, विल और सेल का इस्तेमाल नहीं करना है इफ वाले क्लॉज में, यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसी पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप जो है इसमें इफ वाले क्लॉज में और मेन क्लॉज में थोड़ा सा वेरिएशन प्रेजेंट समय पे और भी करते हो। कैसे करते हो, आप यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल करते हो, और प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करने के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल करते हो। अगर कोई चीज प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन में है, अगर कोई जारी है, कंटिन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल करते हो, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम के करने के बाद दूसरा डिपेंडेंट है, तो काम करने जारी रखने के लिए हम कंटिन्यूअस। दोनों अगर फ्यूचर में हो तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर घटनाएं प्रेजेंट में ही सारी की सारी हो रही हो, तो हम प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम दूसरा जो है क्या करते हैं, हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करने के साथ साथ हम कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इफ वाले क्लॉज में सिर्फ ये चेक कराया जाता है, इसके साथ विल या शैल का इस्तेमाल तो आपने नहीं किया हुआ है, और दूसरा अनलेस और अनटिल के साथ अनलेस और अनटिल के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ है। बस ये दो चीजें आपसे एग्जाम में चेक कराई जाती है इस वाले सेगमेंट से, जब
जब जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, पास्ट टेंस की बात करेंगे, परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, लेकिन अभी बात जो कर रहे हैं इसमें से सिर्फ आपका यही चेक कराया जाता है। लेकिन थोड़े से और केसेज है, देख लो, एक दो एग्जांपल्स आपको याद रहे। अगर प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो, प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो तो मे माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इफ इट रेन्स, अभी भी हमने बात किया इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास, बच्चे क्लास के लिए नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे संभावना की बात हो रही है, बच्चे आ भी सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते हैं। तो अगर बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो तो आप विल सेल की जगह मेन क्लॉज में, विल सेल की जगह मेन क्लॉज में आप जो है मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द फॉग स्टेज फॉर लॉन्ग, अगर जो फॉग है, बात हो रही है प्रेजेंट की, देखना फॉग अभी अगर ज्यादा समय तक रही तो प्रोबेबिलिटी है कि द फ्लाइट्स में गेट लेट, फ्लाइट लेट हो सकती है। तो ये भी प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर में नहीं है। हम फ्यूचर में बात नहीं कर रहे हैं कि फॉग फ्यूचर में बनी रहेगी तो फ्लाइट लेट हो जाएगी, हम अभी की बात कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अभी मान लो ऐसी है कि फॉग है। तो अगर फॉग बनी रही, कंटिन्यूअस रही, तो क्या होगा, फ्लाइट जो है वो लेट हो सकती है। तो मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके अलावा परमिशन अगर मांग रहे हो, किसी सेंटेंस में दो एक्शन ऐसा हो जिसमें से एक एक्शन में परमिशन मांग रहे हो, मेन जो है क्लॉज में अगर हम परमिशन मांग रहे हो तो हम कर सकते हैं। इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यहां पे देखिएगा कि हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। अगर तुमने काम खत्म कर लिया हो, तो यू मे गो होम, तुम जा सकते हो। तो यहां पे परमिशन दिया जा रहा है, अगर तुमने काम खत्म कर लिया हो, अगर काम खत्म कर लिया है तब परमिशन मिल रहा है। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस में मिले तो सही होता है। एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन आता नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें सजेशन की, अगर सजेशन की तो शुड और मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो, यू शुड एक्सरसाइज डेली। इफ यू डू नॉट नो हिम, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर तुम उनको नहीं जान रहे हो तो यू मस्ट नॉट, तुम्हें ओपन नहीं करना चाहिए। बात करें सजेशन की, अगर सजेशन हो तो मेन क्लॉज में आप शुड और मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और रेस्पेक्ट हो रिक्वेस्ट में, अगर रिक्वेस्ट में रेस्पेक्ट हो तो आप कुड और मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू मीट हिम, अगर तुम मिलो, इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। इफ यू मीट हिम, अगर तुम उनसे मिलो, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। इफ यू कम टू दिल्ली, यू कम टू मीट मी, वुड यू कम टू मीट मी। अच्छा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया उसमें क्या आपको लगा कि एक चीज जो कॉमन याद रखने वाली चीज है वो कि इफ वाले क्लॉज में अभी तक विल या फिर सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी तक विल और सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात करी जा रही हो, प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही हो तो विल और सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेन क्लॉज बदला है, डिपेंड करता है। मेन क्लॉज जो है आपका वो बदला है, डिपेंड करता है। परमिशन की बात कर रहे हो, सजेशन की बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो मेन क्लॉज बदला है। जो आपका इफ क्लॉज बदला है वो किस में बदला है, वो सिंपल प्रेजेंट में बदला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदला है और प्रेजेंट परफेक्ट में बदला है। तो तीन में आप क्या कर सकते हो, इफ क्लॉज को रख सकते हो। इफ क्लॉज को इन तीन चीजों में रख सकते हो। अगर मैं समरी दिखाऊं तो तीन क्लॉज में रख सकते हो, और इसको क्या रख सकते हो, मेन क्लॉज को बदल सकते हो, विल सेल से बदल सकते हो, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। लेकिन एक चीज कॉमन है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है, तब आप विल सेल का यूज कर रहे हो। जो चेक कराया जाता है आपके एग्जाम में, इसमें यही चेक कराया जाता है कि इफ क्लॉज में गलती से कोई बच्चा विल और शेल का इस्तेमाल ना कर ले। क्योंकि अगर मान लो ये सारे पार्ट दे रखे हैं तो इसमें चेक करने जैसी कोई चीज नहीं है, सेंटेंस इस तरीके से बनाया जा सकता है, तो एग्जाम में ये चेक नहीं कराएगा। एग्जाम में जो चेक कराता है वो ये चेक कराता है कि बच्चे को ये बात पता है कि नहीं पता है कि इफ क्लॉज में विल और शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में रखा जाए। जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में रखा जा रहा है तो उसमें से दो ही बातें सामने निकल के आ रही। इफ वाले क्लॉज में आप गलती से विल और शेल का इस्तेमाल नहीं करोगे, अनलेस और अनटिल के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो मैंने बोला कि एक बार हम दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तुम बस का वेट कर रहे हो, ये कंटिन्यूएशन में है ना, बस का वेट कर रहे हो मतलब कभी देर से कर रहे हो, तो यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, यू शुड लेट अदर्स रीड इट। तो आप देख रहे हो जब कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है तब यहां पे शुड का इस्तेमाल है।
कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है तो यहां पे शुड का इस्तेमाल है। ये स्ट्रक्चर चाहो तो आप याद कर लो, वैसे आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही चेक कराया जाता है, विल और सेल का, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो और जगहों से अच्छे बन सकते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। हमने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इफ यू हैव फिनिश द वर्क, अगर तुमने काम फिनिश कर लिया है तो यू मे लीव, तुम जा सकते हो। इफ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू, अगर उन्होंने टिकट खरीद लिया है तो दे विल, यहां पे विल का इस्तेमाल है, यहां पे दे हैव बॉट टिकट्स, ठीक है, इफ दे हैव बॉट टिकट्स। तो कुल मिलाजुला के समरी वही आई कि इफ वाले क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और चीजें इसमें वेरी हो सकती है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी बात को लेके आता है कि क्या इफ क्लॉज में आपको ये पता करने आता है कि नहीं, कि विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। और हम बात करेंगे थोड़ा सा इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो, इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो, इफ क्लॉज आपका पास्ट टेंस में हो। इफ क्लॉज का मतलब है, मैं ये बॉक्स बना दे रहा हूं, ये कंडीशनल वर्ड और बाकी पूरा का पूरा जो है आपका एक्शन, ये एक्शन, ये है वर्ड्स, ये वर्ड है कैसा, कंडीशन वाला वर्ड है, वर्ड प्लस एक्शन, वो वाला इफ क्लॉज आ गया। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि इफ वाला जो पार्ट होता है, जो कंडीशनल पार्ट होता है, उसको सिंपल पास में रखते हैं। सिंपल पास का मतलब V2 या फिर डिड, V2 या फिर डिड नॉट के साथ V1, डिड नॉट के साथ V1, सिंपल पास में ऐसे ही रखोगे ना। और जो मेन क्लॉज होता है वो क्या करते हो, उसमें वुड प्लस V1 ध्यान रखते हो। क्या रखते हो, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, यहां पे ध्यान से देखिए, हेड लिखा हुआ है हैड, अगर मेरे पास जो है पैसा होता है, ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट वाला नहीं है, ये हैव का सेकंड फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ये V2 फॉर्म है, ये जो है मेन वर्ब है। क्या है, ये मेन वर्ब है। वर्ब के चैप्टर में आप डिटेल पढ़ोगे, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये क्या है, ये जो है आपका V2 वाला पार्ट है, V2 है। तो यहां पे अगर V2 है तो यहां पे उड का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे उड का इस्तेमाल किया गया है। बहुत छोटा है, इसमें और कुछ सीखना नहीं होता है। इफ क्लॉज आपको बस इतना ध्यान रखना है कि V2 है, V2 है तो इधर पे उड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर पे उड प्लस V1 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मॉडल होता है, मॉडल अपने साथ V1 लेता है। वर्ब के चैप्टर में ये डिटेल्स आप पढ़ते हो। तो V2 के साथ उड प्लस V1 लेते हो। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, ये होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जब पास्ट परफेक्ट में हो, बहुत एक एक लाइन का है, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो तो इफ वाला जो पार्ट है अगर पास्ट परफेक्ट में हो, मतलब हेड के साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आए कंडीशनल वाले पार्ट में, तो दूसरे में अभी आप उड लगा रहे थे, उड के साथ हैव लगाओगे, उड के साथ हैव लगाओगे और हैव के साथ V3 लगाओगे, V1 नहीं लगाओगे। बस इतना ही स्ट्रक्चर देखना होता है। जैसे इफ आई हैड सीन यू, यहां पे आई हैड है, फिर सीन यू है, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। देखो यहाँ पे उड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हैव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे V3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखोगे इस बात को कि आपके सामने एक ये स्पॉट द एरर का क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कैसे आया था। लिखा हुआ है इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, यहाँ पे ही हैड लिखा हुआ है और फिर कॉल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट है। कंडीशनल वाला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। आपको बस ये बताना क्या सही है। यहां पे लिखा हुआ है आई वुड इन्फॉर्म हिम, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं लग रहा गलत है। हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगता है और इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म लिखना चाहिए आपको। तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड लिखना चाहिए आपको। ये सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो कितना आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखो यार, जो ये पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है, इसका एक और पैटर्न होता है, उसको भी समझ लो कि हम चेंज कर देते हैं इफ को हेड से। क्या हम चेंज कर देते हैं इफ को हेड से। अभी आप सेंटेंस बना रहे हो इफ समवन हैड, इफ ही हैड ले ले या समवन हैड, तो हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं हैड से। उस वक्त सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो समझिएगा कि सबसे पहले आपका हेड आ जाएगा और जब हेड बिल्कुल स्टार्टिंग में आप रखोगे, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे आप क्या कर रहे हो, सेंटेंस में जो इफ वाला या जो कंडीशन लगाने वाला शब्द था उसको आपने हटा दिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हैड इस्तेमाल करते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हो, इसका ये मतलब होता है, ये एक मीनिंग देता है। इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ आप करने वाले थे पर वो काम हुआ नहीं। क्या, कोई चीज़ आप करने वाले थे पर वो काम हुआ नहीं, इस वजह से दूसरा काम नहीं हुआ।
पहला काम दूसरे काम पे डिपेंडेंट था। सेंटेंस से अच्छा मीनिंग समझ लेंगे, जैसे हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुमको देखा होता, इसका मतलब मैंने तुमको नहीं देखा। हैड आई सीन यू, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने तुमको देखा होता लेकिन मैंने तुमको नहीं देखा। सेंटेंस का मतलब यही होता है, ये निगेटिव मीनिंग रखता है। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो इफ को यहाँ पे हैड से रिप्लेस किया है, हैड आई सीन यू। हैड स्टार्टिंग में आ सकता है इफ को हटा के, जो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट रहता है। तो ये सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आता है, देखो एक सेंटेंस आया हुआ था, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। यहां पे लिखा हुआ है हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। सेंटेंस में कोई एरर है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कोई एरर है? वुड के साथ हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस में नो एरर है। क्या है? नो एरर है, इसमें कोई भी एरर की जरूरत नहीं है। तो हैड के साथ आप जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेंटेंस के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो। हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। ध्यान रखिएगा, जब भी आप हैड देखिएगा तो हैड को एक बात ये समझ लीजिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल है या फिर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट है कंडीशनल वाला पार्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट है आपका कंडीशनल वाला पार्ट। मेन वर्ब की तरह होगा तो ये V2 फॉर्म होगा। क्या होगा? V2 फॉर्म होगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको आपको सिर्फ 1 मिनट में याद रखना होता है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसकी एक समरी देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में सिर्फ क्या याद रखना है। बस ये टेबल याद रखना है, इसके सिवा कंडीशनल सेंटेंस में कुछ नहीं याद रखना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ये कि आपको क्या देखना है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे या फिर सिंपल फ्यूचर। ये कॉम्बिनेशन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ वाले पार्ट में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर मेन क्लॉज वाले पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में वुड का कॉम्बिनेशन लेते हैं और हैड के साथ बनाते हैं और वुड हैव के साथ मेन क्लॉज रखते हैं। हैड को यहां पे भी रिप्लेस कर सकते हो। तो जब भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेज में वर्ब का V1 फॉर्म आए, VS या VS फॉर्म आए, तो कंडीशनल पार्ट इससे बनता है और दूसरा विल के साथ आता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि क्या क्या एग्जाम में एरर रखा जाता है। देखो, तीनों वाले पार्ट में बता देता हूं मैं क्या क्या एरर रखा जाता है। इसमें जो रखा जाता है, इस वाले पार्ट में विल और शैल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? विल और शैल रखा जाता है। ये एरर आपके एग्जाम में रखा जाता है। V2 के साथ यहां पे वुड के साथ हैव लगाया जाता है और यहां पे V2 के फॉर्म में आपको मेन वर्ब में हैड लगा के दे देगा। हैड ये वो वाला हैड नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैड नहीं है, ये मेन वर्ब वाला हैड है। इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है और हम वुड हैव लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहां पे हैड है तो चेक करना है ये मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। हैड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट में, जो कि सब्जेक्ट के बाद हैड आता है और उसके बाद वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जब भी हैड आपको देखने को मिले तो आप ध्यान से देखोगे कि क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई लगी है कि नहीं लगी है। अगर लगी है तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा? वुड हैव का आएगा। क्या आएगा? वुड हैव का कॉम्बिनेशन आएगा। अगर ये नहीं है, सिंपली हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन क्या लोगे? वुड का लोगे। क्या लोगे? वुड का लोगे। यही सिर्फ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक और चीज पूछी जाती है जब हम कहते हैं कि सेंटेंस जो है प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली इमेजिनरी हो, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं वैसा कर देता। तो ये पूरा इमेजिनेशन है। अगर मैं होता, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो, हम एक एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम आसमान पे पहुंच जाते तो चांद तारे तोड़ देते, तो इस तरीके का है। इस तरीके के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस तरीके के सेंटेंसेस में जो है, जो प्योरली जो है इमेजिनरी पोजीशन बता रहे हो, इस तरीके के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में से कोई भी हो। सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केसेस में वर्ब का इस्तेमाल करते हो। आई के साथ भी वर्ब इस्तेमाल करोगे, ही के साथ भी वर्ब इस्तेमाल करोगे, सी के साथ भी वर्ब इस्तेमाल करोगे और इसके साथ वुड के साथ वर्ब की V1 फॉर्म लोगे। तो आपको एक और चीज याद रखना है, वर्ब के साथ वुड का कॉम्बिनेशन आता है। वर्ब के साथ वुड का कॉम्बिनेशन आता है। यहां पे वर्ब को वॉज में बदल के आपके एग्जाम में दिया जाता है, जो कि गलत होता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ रहा होता। तो पूरा इमेजिनेशन है ये। एग्जाम में देखो क्वेश्चन आया था, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, तो ये इमेजिनेशन है। मैं तुम तो हो नहीं सकता ना, लेकिन इमेजिनेशन है।
तो आई के साथ वॉच का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। यहां पे क्या लेना पड़ेगा, आपको वर लेना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हर कंडीशन में आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे मेरे भाई, मेरे बंधु, आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद उड के साथ जो है वर्ब की V1 फॉर्म इस्तेमाल करोगे। यहां पे उड का इस्तेमाल है, बिल्कुल सही है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। अगर मैं तुम होता तो मैं उसको एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी जो है टॉलरेट ना करता। तो ये रहा पूरा का पूरा समरी जो है आपके चैप्टर का। 4 चीजें हो गई, मैं इसी में ऐड ऑन कर देता हूं। अगर इमेजिनेशन होगा तो वर और उड का कॉम्बिनेशन होगा। चौथा पॉइंट नोट कर लो, वर और उड का कॉम्बिनेशन होगा, उड के साथ V1 फॉर्म का कॉम्बिनेशन होगा इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप देखना, मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन और देखना कितना फटाफट करोगे। और क्वेश्चन से पहले कुछ और चीजें हैं, जैसे बात करें कि ये कुछ और कॉमन वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हो। इफ जान ही रहे हो, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश, ये सारे के सारे जो है इमेजिनरी पोजीशन से हैं। ये सारे के सारे वर्ड हैं जो इमेजिनेशन बताते हैं। इफ, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश, मैं विश करता कि मैं ऐसा होता, ये सारे के सारे वो बताते हैं। ही स्कोल्ड्स मी एज इफ ही वॉज माई फादर। जैसे ही आप एज इफ देख रहे हो ना, तो ही वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज को आप किस में बदलोगे, वर में बदलोगे। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर आपका एज इफ वाले पार्ट में या इफ वाले पार्ट में जो ले रहे हो वो हमेशा वर ले रहे हो, तो जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन जरूरी नहीं है हर समय आता भी है। कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, ही स्कोल्ड्स में, उसने मुझे स्कोल्ड किया, एज इफ ही वॉज माई फादर, जैसा कि वो मेरे पापा है। तो जब भी इमेजिनेशन की बात हो, वॉच कभी नहीं लगाओगे, हमेशा वर लगाओगे। और ये कीवर्ड्स है। क्या इफ से अगर कोई पार्ट स्टार्ट हो रहा है, एज दो से, यद्यपि, एज दो यद्यपि के लिए इस्तेमाल होता है। इनकेस समझ ही रहे हो आप। एज इफ, वुड दैट ऐसा होता, एंड आई विश, मैं विश कर रहा था कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो अगर ऐसा होता तो वैसा। इमेजिनेशन जहां पे भी आपको सेंटेंस में समझ में आए, समझ लीजिएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो सेंटेंस की फीलिंग को समझ नहीं सकते, उनको रट्टा मारना पड़ेगा अभी के लिए कि ये सारे कीवर्ड्स कहीं पे देखने को मिले। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हो, अगर वॉज लिखा हो तो उसको फटाक से बदल के किस में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, वर में कन्वर्ट कर देंगे। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ये कीवर्ड्स मिले, इफ, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट, एंड आई विश। अब बच्चे बोलेंगे सर कितना रट्टा मारेंगे। रट्टा नहीं, क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, याद हो जाएगा। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। और ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। अब देखो, ये कुछ शब्द और आपके सामने हैं जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में आ सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स याद रखेंगे, अनलेस आपने याद कर रखा हुआ है। सो लॉन्ग एज याद कर लीजिए, सून एज याद कर लीजिए, व्हेन आपने याद कर रखा हुआ है, प्रोवाइडेड आपने याद कर रखा हुआ है, इन केस आपने याद कर रखा हुआ, बट फॉर याद कर लीजिए। तो आपको सो लॉन्ग एज, सून एज और बट फॉर और मिला है। अब ध्यान रखिएगा कि अनलेस और अनटिल दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अपने साथ नॉट नहीं लेते। अनलेस और अनटिल अपने साथ नॉट नहीं लेते हैं, अपने साथ नॉट नहीं लेते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे आपको इफ क्लॉज में देखने को वर्ड मिल सकते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ यू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, यू विल नॉट पास नहीं होगे, विल का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अनलेस प्लस अफर्मेटिव लेते हैं, इफ प्लस निगेटिव लेते हैं। अगर अनलेस के साथ आपको कोई सेंटेंस बनाना होता है तो अफर्मेटिव बनाओगे, हमेशा पॉजिटिव रखोगे, निगेटिव नहीं रखोगे। और इफ के साथ निगेटिव बना सकते हो। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, आप जो है कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास नहीं हो सकते हो। तो देख रहे हो, अनलेस के साथ आपको अफर्मेटिव बनाना होता है, नॉर्मल सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। इफ के साथ आप निगेटिव बना सकते हो। कुल मिला जुला के अनलेस और अनटिल जिस सेगमेंट में आए, जिस पार्ट में आए, उसमें आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि अपने आप में निगेटिव है, एक और निगेटिव शब्द लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा सेंटेंस। तो जो मैंने अभी बताया उस पर कुछ और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आई शैल सपोर्ट हिम, आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज जिस पार्ट में आया उसको आप क्या करोगे, आई एम एलाइव, ये क्या है, ये V1 फॉर्म में है, वर्ब भी है, इस्तेमाल करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हो। एज सून एज के साथ आपने V1 फॉर्म इस्तेमाल किया, ट्रेन कम्स, और मेन वाले पार्ट में क्या किया आपने, विल का इस्तेमाल किया। द प्लेटफॉर्म विल गेट ओवरक्राउडेड व्हेन ही कम्स टू दिल्ली, ये आपका जो है क्या है, कंडीशनल वाला पार्ट है, तो आपने कम्स इस्तेमाल किया। और आई विल गो टू द
दूसरे वाले पार्ट में आपने विल का इस्तेमाल किया है। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ वो 4 फॉर्मूले में खत्म हो गई। 4 फॉर्मूले में मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट, कंडीशनल पार्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट या फिर वर के साथ। तो दूसरा क्या आएगा, फ्यूचर आएगा, विल और शैल आएगा, फिर वुड आएगा पास्ट के साथ, सिंपल पास्ट के साथ, और पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब के साथ वुड आएगा। या नॉर्मल जो है इमेजिनरी सेंटेंस बना रहे हो तो बस आपको ध्यान ये देना होता है कि वॉच का इस्तेमाल कभी नहीं करते हो, सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करते हो।